टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज मशीन लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉमन और बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। मशीन लर्निंग के हम अपनी मशीन को यानी कंप्यूटर को लर्न करने के कैपेबल कैसे बनाएंगे। पिछले किसी मॉड्यूल में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था कि देयर आर 3 important pillars of AI. One of the pillar was learning. So machine learning is basically probably the most important pillar of artificial intelligence, कि जिसमें हम कंप्यूटर को लर्न करना सिखाते हैं। कैसे सिखाएंगे? हम पास्ट डेटे को यूटिलाइज करेंगे और उस पास्ट डेटे की मदद से कुछ मॉडल्स क्रिएट करेंगे और मॉडल को जब हम अप्लाई करेंगे फ्यूचर की प्रिडिक्शन या फ्यूचर की फोरकास्ट करने में, ये जो मॉडल्स बनते हैं ये ज़्यादातर रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से बनते हैं। जब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये मॉडल आम तौर के ऊपर रिग्रेशन की मदद से बनते हैं। वैसे हमारे पास न्यूरल नेटवर्क मॉडल भी मौजूद हैं, हमारे पास क्लस्टर मॉडल भी मौजूद हैं, यानी और टाइप के मॉडल भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मॉडल यूज़ होते हैं वो रिग्रेशन के मॉडल यूज़ होते हैं। और बाय द वे मॉडल कोई सा भी हो, जो उसके पीछे फिलॉसफी है वो एग्जैक्टली द सेम है। यानी हम पास्ट डेटे को यूज़ करते हुए डेटे को मॉडल डेवलप करते हैं और ये मॉडल डेवलप करना वो प्रोसेस है जिसको हम लर्न करना कहते हैं। और वंस हमारे पास मॉडल बन गए तो हम कंप्यूटर की ज़ुबान में बोलेंगे कि कंप्यूटर ने लर्न कर लिया। अब जब लर्न कर लिया तो उस तरह अब आइंदा उसी के मुताबिक इसको यूटिलाइज करेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह स्कूल में टीचर एक छोटे बच्चे को हरूफ तहज्जी सिखाते हैं, अलिफ बे या ABC सिखाते हैं। तो ABC को सिखाने के लिए उन्होंने कुछ मॉडल, कुछ तरीके बनाए हुए हैं। उन्हीं तरीकों को यूज़ करते हुए वो एक बच्चे को वो चीज़ें सिखा देते हैं, लर्न करवा देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम पुराने डेटे को यूज़ करके मॉडल डेवलप करते हैं और फिर मॉडल को यूज़ करते हुए आगे जो अननोन चीज़ है उसको प्रिडिक्ट या फोरकास्ट कर लेते हैं। अगर वो मॉडल पावरफुल होगा, जो आगे हमारा फोरकास्ट या प्रेडिक्शन होगा वो भी ठीक होगा। इसी चीज़ को मैं अगर मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में कहूँ तो अगर मॉडल करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, तो जो हमारी लर्निंग है वो भी पावरफुल होगी, एक्यूरेट होगी, फोरकास्ट ठीक हो जाएगी। जब हम मॉडल डेवलप करने लगते हैं तो हम हर वो तरीका इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरीके से वो मॉडल एज पावरफुल एज पॉसिबल हो जाए। आपने जनरेटिव AI का नाम ज़रूर सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स हैं। तो जनरेटिव AI को जनरेटिव AI कहते ही इस वजह से हैं कि ये हर मर्तबा जो यूज़र का रिस्पांस होता है, जो यूज़र का प्रॉम्प्ट होता है, उस प्रॉम्प्ट को अपने अंदर इस्तेमाल करते हुए अपने मॉडल को रीइंफोर्स कर लेती है। जब वो रीइंफोर्स करती है तो जो अगला रिस्पांस है वो उससे पिछले वाले रिस्पांस से मज़ीद बेहतर होगा। उसमें लर्निंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली जारी है। इसी वजह से उसका नाम जनरेटिव AI है। AI को भी जनरेटिव AI हम उस वक्त कहेंगे जब उसमें मशीन लर्निंग का प्रोसेस जो है वो जारी है। अच्छा, जब हम इसकी मैकेनिक्स में देखते हैं कि मशीन लर्निंग होती कैसे है तो बहुत आसान है। हमने रिग्रेशन एनालिसिस बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है। उसी रिग्रेशन एनालिसिस में हमने प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग भी पढ़ी है। तो हम इन्हीं 2 चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करते हुए हम इसको मॉडल को डेवलप कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने मॉडल डेवलप करना है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने ये SPSS में एक डेटा फाइल है जिसका नाम बैंक लोन है। ये उसकी एग्जांपल फाइल में आपको मिल जाएगी। ये कुछ वेरिएबल्स हैं उसके, आपको कॉलम हेडिंग के तौर के ऊपर उन वेरिएबल्स के नाम मिल जाएंगे।
अब अगर लेट से मैं यहाँ से कोई मॉडल डेवलप करना चाहता हूँ तो आई मे बी नीडिंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल, आई मे बी नीडिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल उसी तरीके से जब मैं मशीन लर्निंग के लिए कोई मॉडल डेवलप करना चाहता हूँ तो आई मे बी नीडिंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये वो वेरिएबल होगा जिसके लिए मैं मशीन को लर्न करवाना चाहता हूँ। लेट से इस वक्त मैं इनकम वो वेरिएबल है जिसके लिए मशीन को लर्न करवाना चाहता हूँ। अच्छा, लर्न करने के का मकसद क्या होगा कि मैं इसकी वैल्यूज़ को फ्यूचर की वैल्यूज़ के लिए प्रिडिक्ट कर सकूं, फ्यूचर की वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकूं। बहुत सारी वैल्यूज़ मेरे पास इनकम की यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अगर कुछ वैल्यूज़ मेरे पास इनकम की नहीं मौजूद तो मैं उनके लिए भी इस मॉडल को यूज़ कर सकूं। फॉर एग्जांपल, मैं एक मॉडल डेवलप करता हूँ, इनकम को मैं मेजर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन या एज या एड्रेस, यानी जो भी यहाँ पे वेरिएबल है। मैं मिसाल इस वक्त दे रहा हूँ, हो सकता है ये मिसाल इतनी रेलिवेंट उसकी कैलकुलेशन के हवाले से ना हो, लेकिन सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं एक मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप करना चाहता हूँ इनकम के लिए यूजिंग एजुकेशन। सो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इनकम को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाऊंगा और जिस वेरिएबल की मदद से करूंगा उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाऊंगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि इनको यूटिलाइज करते हुए मैं एक मॉडल डेवलप करूंगा। अच्छा, मॉडल तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन मुझे उसकी पावर का कैसे पता चलेगा? उसकी पावर को फिर मैं टेस्ट कैसे कर सकूंगा कि ठीक है, मुझे मॉडल उसका मॉडल की पावर आपको पता है R² से पता चलती है। तो R² अगर मॉडल का 0.87 है तो मुझे पता चलेगा कि ये बड़ा अच्छा मॉडल है, लेकिन वो तो इसी डेटे के रेफरेंस से होगा ना। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला मॉडल हर सिनेरियो के लिए एक बेहतर मॉडल होगा? उसके लिए फिर मैं क्या कर, आमतौर पे जो किया जाता है वो डेटे को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हम 70% हिस्सा यूज़ करते हैं डेटे का मॉडल बनाने के लिए और 30% हिस्सा यूज़ करते हैं उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए कि क्या ये मॉडल ठीक काम कर रहा है। अगर वो मॉडल ठीक काम नहीं कर रहा तो फिर हम वहीं पे उसको डिलीट करके एक नया मॉडल बना लेते। अच्छा, ये जो मैंने 70% और 30% किया है, ये कोई रूल नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम 60% डेटा यूज़ करें मॉडल की डेवलपमेंट के लिए और 40% डेटा हम यूज़ करें मॉडल की टेस्टिंग के लिए। कोई भी वैल्यू यूज़ की जा सकती है। आम तौर पे जो वैल्यू यूज़ की जाती है वो 70% डेटा और 30% डेटा यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं इस डेटा सेट में देखूं तो इस डेटा सेट में मेरे पास टोटल वैल्यूज़ 850 हैं। 850 का अगर 70% कैलकुलेट किया जाए तो कितना बनता है? ये तकरीबन 595 बनता है। तो मैं 595 वैल्यूज़ को यूटिलाइज करूँगा मॉडल डेवलप करने के लिए, और वंस मॉडल डेवलप हो गया फिर उस मॉडल को यूटिलाइज करूँगा प्रिडिक्ट करने के लिए। सो मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, और यहाँ पे मैं इनकम को डिपेंडेंट वेरिएबल, लेट्स से एजुकेशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे सिलेक्शन वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा कि मुझे पहली जो हैं वो 595 वैल्यूज़ मिल जाए। लेकिन सिलेक्शन वेरिएबल के ऊपर मुझे कोई वेरिएबल ऐड करने को मिलता नहीं है। सो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओके का बटन प्रेस करते हुए ये मॉडल डेवलप हो गया। इस मॉडल को डेवलप करने के बाद मैं डेटा को यूज़ करते हुए सेलेक्ट केसेस, इफ़ कंडीशन, और यहाँ पे ये सारी वो चीज़ें जो हम पहले सीख चुके हुए हैं। केस नंबर को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि वो लेस देन और इक्वल टू हमारे पास है 595। तो 595 वैल्यूज़ के ऊपर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ओके का बटन प्रेस किया। अब मेरे पास जो मॉडल आएगा, रिग्रेशन मॉडल को मैं दोबारा रन किया और ओके का बटन प्रेस किया। अब अगर आप गौर से देखें
तो हमारे पास जो 595 के बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो क्रॉस्ड है, वो इस मॉडल का हिस्सा नहीं बनी हुई। अब मैं इन वैल्यूज़ के ऊपर इसको कैलकुलेट करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे SPSS एक ऑटोमेटिक मैसेज या ऑटोमेटिक इंडिकेटर देता है कि ये मॉडल अगर इसके ऊपर 30% के ऊपर वैल्यूज़ की जाए तो उसमें पावर कितनी होगी। R² हमें बताता है मॉडल की पावर। इस वक्त हमने मॉडल की पावर नहीं देखनी, हमने देखने उसके टेस्ट की पावर कितनी है। सो यहाँ पे हम उसको देखते हैं कि इस एनोवा टेबल में ये जो रेजिजुअल है, इस रेजिजुअल में ये जो मीन स्क्वायर के नीचे वैल्यू है 1264, ये मुझे वैल्यू बताती है कि उस एरर की या उस डिफरेंस की जो मुझे 30% के ऊपर जब मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू नज़र आएगी। तो 1264 इज़ दैट इंडिकेटर कि जो मुझे बता रहा है कि इस मॉडल की टेस्ट करने की पावर कितनी है। अब मैं इस मॉडल को कोई और मॉडल इसके साथ यूज़ करता हूँ और वो देखता हूँ कि उसकी ये पावर कितनी आती है। लेट्स से अभी मैंने ये मॉडल यूज़ किया है एजुकेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे एजुकेशन की बजाय एज यूज़ करता हूँ। एज यूज़ किया और यहाँ पे उसकी वैल्यू 1052 आ गई। अब ये जो वैल्यूज़ है मीन स्क्वायर, ये मुझे बता रही है कि अगर इस मॉडल को उन 30% रिमेनिंग के ऊपर टेस्ट किया जाए तो उसमें और एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क कितना आएगा। तो जहाँ पे फ़र्क कम है दैट मॉडल इज़ ए बेटर मॉडल। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, पहले वैल्यू 12 समथिंग थी, 1264 थी, अब हमारे पास वैल्यू 1052 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला मॉडल उस मॉडल से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये जब उस मॉडल को रिमेनिंग 30% के ऊपर टेस्ट किया जाता है तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर सूरत हाल प्रोवाइड करता है। सो इस तरीके से मैं मशीन लर्निंग के मॉडल्स को पहले मॉडल डेवलप करके फिर उस मॉडल को यूटिलाइज भी कर लूँगा। दूसरे मानों में अगर मैं इस पूरे मॉड्यूल को रैप अप करूँ तो मशीन लर्निंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस कि जिसमें हम अपने डेटे को यूज़ करते हुए कोई मॉडल डेवलप करते हैं और यहाँ पे मॉडल डेवलपमेंट में हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसी डेटे का एक छोटा हिस्सा यूज़ करते हुए 70% या 60% उसकी मदद से एक मॉडल डेवलप करें। फिर उस डेवलप्ड मॉडल को जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके ऊपर अप्लाई करके टेस्ट करें कि क्या इसके रिजल्ट वही आते हैं, क्या चेंज तो नहीं हो जाते। और रिमेनिंग के ऊपर अप्लाई करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो मीन स्क्वायर एरर है, और मीन स्क्वायर रेजिजुअल भी कहा जा सकता है। और ये वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी? ये हमें एनोवा टेबल में मिलती है। वहाँ पे वैल्यू जिसकी वैल्यू ये कम होगी दैट मॉडल इज़ ए बेटर। सो इस एग्जांपल से जो मैं नतीजा निकाल सकता हूँ वो ये निकाल सकता हूँ कि जब मैं इनकम को मेजर करना हो, इनकम के लिए मशीन लर्निंग का कोई मॉडल डेवलप करना हो, तो जो एजुकेशन के ऊपर बेस करने वाला मॉडल है वो इतना बेहतर मॉडल नहीं है, बल्कि एज के ऊपर बेस करता हुआ मॉडल ज़्यादा बेहतर मॉडल है, क्योंकि वो मुझे मीन स्क्वायर एरर कम प्रोवाइड करता है। अच्छा, इस मीन स्क्वायर को कैलकुलेट करने के और तरीके भी हैं। ये मुझे आसान तरीन तरीका लगा तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अदरवाइज़ और तरीके भी मौजूद हैं कि प्रिडिक्टेड वैल्यू को पहले कैलकुलेट किया जाए। प्रिडिक्टेड वैल्यू भी हमने पहले कैलकुलेट की हुई है किसी मॉड्यूल में। सो हम प्रिडिक्टेड वैल्यू की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू भी हमें वही आंसर देती है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।